वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज भाजपा ने 2 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली और पदभार भी ग्रहण कर लिया। और 3 राज्यों में जीत के बाद जिस तरह सभी अनुमानों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्रियों और उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा की, उसको लेकर सभी चौंक गए। और आज जब इन मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली है तो आगे की राह क्या होगी और भाजपा की राजनीति और रणनीति क्या है, इसी पर करेंगे आज न्यूज नाइट में चर्चा। लेकिन साथ ही साथ COP28 आज संपन्न हो गया है और COP28 को लेकर जो फाइनल डॉक्यूमेंट सामने आया है, जो प्रतिबद्धताएं सामने आई हैं, जिन प्रदेशों ने सहमति जताई है, इस पर भी करेंगे बात और रखेंगे ये तमाम बिंदु भी आपके सामने। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। विजय शर्मा और अरुण साव बने उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने दी बधाई, कहा प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा बने उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज नेता समारोह में हुए शामिल। राजस्थान में भी नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को दिलाई जाएगी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यसभा से केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 तथा निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और अंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 किया पेश। महादेव बेटिंग ऐप मामले में आरोपी रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया। ईडी की अपील पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई कार्रवाई। COP28 में ऐतिहासिक सहमति। व्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाकर दूसरा तरीका अपनाने को मंजूरी। नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने पर जोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित। भारत समेत 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। अमेरिका और इजरायल सहित 10 देशों ने विरोध में किया मतदान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 3 राज्यों में जीत के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण का शुभ काम भी संपन्न हो रहा है और आज सबसे पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ ही अब 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बधाई दी। मैं डॉक्टर मोहन यादव
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि और इस तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाल ली। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने और यादगार बना दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे डॉक्टर मोहन यादव लगातार 3 बार से उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। वो शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू करने वाले डॉक्टर मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी काम किया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी सक्रिय रहे हैं। 2 बार स्नातक और 2 बार स्नातकोत्तर करने वाले डॉक्टर मोहन यादव डॉक्टरेट भी कर चुके हैं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस अवसर पर जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो लगातार 6 बार से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के वहीं राजेंद्र शुक्ला ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजेंद्र शुक्ला विंध्य क्षेत्र से आते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में रीवा सीट से जीतकर राजेंद्र शुक्ला लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। मध्य प्रदेश में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉक्टर मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में डबल इंजन सरकार दोगुने जोश के साथ काम करेगी और विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगी। इस अवसर पर यहाँ के अपने सभी परिवारजनों को मैं ये भरोसा देता हूँ कि भाजपा सरकार आपके जीवन को आसान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उधर डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर उनके परिवार में जबरदस्त खुशी का माहौल है। सब जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है और पार्टी के द्वारा दिया गया दायित्व होता है। ये भी एक दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में ही जगह जगह खुशी का माहौल है, तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी खुश हैं। जनता के जबरदस्त विश्वास के साथ एक बार फिर सत्ता संभालने वाली भाजपा का कहना है कि वो राज्य के विकास को और रफ्तार देगी। भाजपा सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के विजन पर काम कर रही है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां आदिवासी समाज के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गांव के पंच से लेकर राज्य का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर इन्होंने तय किया है। केवल 26 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक बने विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद और छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। कद्दावर आदिवासी नेता विष्णुदेव साय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे। 21 फरवरी 1964 को जशपुर के बगिया गांव में जन्मे विष्णुदेव साय ने गांव के पंच से लेकर राज्य का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। केवल 26 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक बने विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद, मोदी सरकार में राज्य मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो कुनकुरी सीट से विधायक हैं। वहीं भाजपा नेता अरुण साव को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वो अगस्त 2022 से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इनके साथ साथ विजय शर्मा ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कबीरधाम से विधायक विजय शर्मा का राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होता हुआ आया है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण पर बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विष्णुदेव साय जी
और उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी एवं विजय शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध इस राज्य की भाजपा सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उधर कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करने की बात कही। भगवान से हम लोग ये प्रार्थना किए हैं, तीनों मिलके एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, एक बड़ा जनादेश मिला है, तो उनके विश्वास के अनुरूप हम सब लोग काम करने में सफल हों, ये आज पूजा करके हम लोगों ने भगवान से कामना किया है। कांग्रेस सरकार को चुनाव में करारी पटखनी देकर छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा राज्य को फिर से विकास के मार्ग पर ले जाने की बात कह रही है। भाजपा का कहना है कि डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी। नीरज सिंह और सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की नई सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने ले ली है शपथ, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर वर्ग को प्रतिनिधित्व। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से, और रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से। आप दोनों का स्वागत करते हैं। प्रवाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही जगह जो निर्णय लिया है, ऐसे फैसले बहुत कम होते हैं जिनसे जमीनी राजनीति पर लोगों का भरोसा बढ़े, लोकतंत्र मजबूत होता दिखे। लेकिन इस बार तीनों राज्यों में जिस तरह का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वो लेकर यही लगता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करना चाहें तो अब मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री भी। ऐसे में क्योंकि पहली बार दो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ काम करेंगे, मध्य प्रदेश के नतीजों के लिहाज से और नई सरकार के आगे की चुनौतियों के लिहाज से ये चेहरे कितने सकारात्मक, कितने सक्षम? वास्तव में मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार युवा चेहरों को महत्व दिया और तीसरी बार के विधायक जो उज्जैन दक्षिण से आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव को ये मौका देकर सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं पर के नाम पर कवायद की जा रही थी, वो शायद बहुत दूर चले गए, लेकिन मोहन यादव जो तीसरी पंक्ति में बैठे थे, उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ देर बाद उनके नाम की लॉटरी खुलेगी और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वास्तव में ये एक चौंका देने वाला भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। और साथ ही उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए मध्य प्रदेश में, लेकिन पहली बार उन्होंने एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री बना के एक जातीय संतुलन भी उन्होंने कायम करने का प्रयास किया है। जगदीश देवड़ा जी को जो दलित चेहरा है और दूसरा राजेंद्र शुक्ल जो रीवा से आते हैं और ब्राह्मण चेहरा है। इस तरह उन्होंने ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और दलित सभी को साथ लेकर, सामान्य वर्ग को साथ लेकर उन्होंने एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है और हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य से, जैसा कि आपने कहा था, सामान्य से कार्यकर्ता को भी ये संदेश दिया है कि जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसके दिन भी फिर सकते हैं और वो कभी भी उसके नाम की घोषणा होकर उसको बड़ा पद मिल सकता है। और वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो सामाजिक समीकरणों के माध्यम से कह सकते हैं कि राजनीतिक पहल या राजनीतिक व्यू रचना का एक स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने इन समीकरणों के माध्यम से स्पष्ट नजर आता है। लेकिन रवि भोई जी, छत्तीसगढ़ में तुम जानते हैं 32% के करीब तो आदिवासी आबादी है। आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित किया गया है। अनुभव एक बात है, लेकिन सरकार चलाना दूसरी बात है। और छत्तीसगढ़ चूंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो एक नया राज्य, ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने क्या चुनौतियां, और साथ में उप मुख्यमंत्री भी हैं उनके साथ? जी देखिए, छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य यहाँ, और विष्णुदेव साय अनुभवी भी हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और उनका सरल सौम्य व्यवहार काफी। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और यहाँ जो एक भावना होती है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और
छत्तीसगढ़ या शांत होता है उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनके सामने चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि यहाँ का खजाना खाली है, 82,000 करोड़ करीबन कर्जा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कई घोषणाएं की हैं, धान खरीदी 3100 रुपए में धान खरीदी, 2 साल का बोनस देने का, मजदूरों को कई तरह के सुविधाएं देने का, वनवासियों को का तेंदू पत्ता 5600 रुपए क्विंटल में खरीदने का, कई सारी घोषणाएं की हैं, उनको अमल करना है। सबसे पहली चुनौती उनको 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 2 साल का बोनस देना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो उनका स्वभाव है, आक्रामकता नहीं है, वो कैसे प्रशासन चलाते हैं। लेकिन कभी कभी जो आदमी शांत दिखता है वो अच्छा काम भी करता है। और यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ जाति समीकरण का भी ध्यान रखा गया। आदिवासी बहुल राज्य होने के साथ साथ ओबीसी भी बहुत ज्यादा है, करीबन 40% ओबीसी है और उसमें साहू वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधित्व है। इसलिए अरुण साव को उप मुख्यमंत्री और जो हिंदुत्ववादी चेहरा था विजय शर्मा, उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर जाति संतुलन का भी प्रयास किया गया है। और ये इस जो नए समीकरण के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए किया गया है। 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, अभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसका लक्ष्य है 2024 में कि 11 से 11 जीते। इसलिए जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग को ज्यादा ध्यान देते हुए हर वर्ग को खुश करने के साथ विकास के राह पे चलते हुए लोगों को एक नई दिशा और नए विकास के मार्ग पे लाना भारतीय जनता पार्टी सरकार का लक्ष्य है। बिल्कुल। और देखें तो कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन क्या ये प्रबाल सक्सेना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन क्या ये उदाहरण अन्य दलों के सामने भी है कि आप अपने जमीनी नेताओं पर अगर विश्वास जताते हैं, स्थानीय स्तर के नेताओं को अगर अवसर देते हैं, तो राज्य में विकास की एक नई बयार सामने आ सकती है? कितना बड़ा उदाहरण ये अन्य दलों के लिए, जिनमें परिवारवाद जैसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उठाती रहती है। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार जैसा कहा गया है, दोनों ही मध्य प्रदेश का है या केंद्र में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पहली बार जो दिग्गज लोगों को उतारा गया था, कई केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ने इस मौका दिया था, सांसदों को उतारा था, और तमाम बड़े वरिष्ठ नेता जो थे मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे थे। और आप ये देखिए कि उनके पुत्रों को या उनके रिश्तेदारों को इस बार टिकटों से वंचित किया गया। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी जिनको स्पीकर बनाया है, तमाम ऐसे नेता थे जो जिनके पुत्र भी आगे आना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, उस समय कांग्रेस के अंदर जरूर उप मुख्यमंत्री की परंपरा दिग्विजय सिंह की सरकार में रही और वहां पर सुभाष यादव, जमुना देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा की शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से इस परंपरा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक सोच आया है, आम कार्यकर्ता में, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसमें एक सोच आया है कि एक ना एक दिन उसको भी वो मेहनत करेगा तो एक ना एक दिन पार्टी सिद्धांतों पर चलेगा तो बड़ा पद मिलेगा। तो ये वास्तव में एक नई शुरुआत है, उसको कह सकते हैं नया प्रयोग जो किया है। अब यही कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी शायद ऐसे फ्रेश और नए चेहरे आएंगे। बिल्कुल इंतजार रहेगा मंत्रिमंडल में क्या किस तरह का शेप मंत्रिमंडल लेता है। लेकिन रवि भोई जी, अंत में बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है, ऐसे में जो पुराने चेहरे हैं, क्या ये चुनौती भी रहेगी बीजेपी की सरकारों के सामने कि उनको भी कमतर नहीं आंकना, क्योंकि शासन प्रशासन तो इन नए चेहरों को ही संभालना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नया नेतृत्व दिया गया है और जो नई पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी आ रही है, वो पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों पर ज्यादा करते हैं। उम्मीद की जाती है कि नए चेहरे आएंगे, नए काम करेंगे। एक चेहरे को देखकर लोग कहीं ना कहीं लगता है कि वही भारतीय जनता पार्टी के पास या किसी पार्टी के पास नए चेहरे नहीं है, पुराने चेहरों को रिपीट किया जाता है। एक चेहरे देख देख कर लोग, आदमी के वो छा जाती, उदासी आ जाती है, ऐसा लगता है उनमें काम करने की गति नहीं होती। और नए चेहरे होने से नए जोश, नए उत्साह और नई सोच के साथ काम करते हैं। यही प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया है। जो जमीनी नेता थे, पहली बार के विधायक थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया,
और एक अनुभवी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर एक बैलेंस बनाने का काम किया गया है। चलिए अब नजर रहेगी कि मंत्रिमंडल किस तरह का बनाया जाता है इन राज्यों में, और राजस्थान की भी सरकार का शपथ ग्रहण होगा तो नजर उस पर भी रहेगी। फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन 3 राज्यों में 65 लोकसभा की सीटें जिस पर रहेगी बीजेपी की नजर, और इसी के मद्देनजर जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल ये रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आइए अब संसद से जुड़ी कार्यवाही से जुड़ी कुछ खबरों का रुख करते हैं। संसद से केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया। बुधवार को राज्यसभा में चर्चा के बाद सत्ता पक्ष को इस विधेयक को पारित कराने में कामयाबी हाथ लगी, जबकि लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। और इसी के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया। इसके साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में 2 केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का रास्ता साफ हो चला है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए जिम्मेवारी लिया गया था, आश्वासन दिया गया था, प्रॉमिस किया गया था। उसी में दोनों राज्यों में 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी CTU स्थापित करने की भी दायित्व था।
राज्यसभा में केंद्रीय अनुसूचित जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भारत सरकार विश्वविद्यालयों के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर काम कर रही है। देश भर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की कोई कठिनाई, उसकी मानक को हमने इस तरीके से बनाया है। थैंक यू ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। छात्र को नया अवसर मिले और युवा शक्ति देश में उभर करके सामने आए, जनजाति समाज को नया अवसर मिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यसभा में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में पिछले 10 सालों में अनुसूचित जाति, जनजाति और खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में शिक्षा के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है और मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित भी किया है कि जो रिक्त पद आरक्षित वर्गों के लिए है, उन पर उन्हीं वर्गों के लोगों को नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 को लाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, उसको उच्च शिक्षण संस्थान की प्राध्यापक पदों में नियुक्ति में सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने लोकसभा में हुई घटना के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। इस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के जरिए आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम पर चर्चा करने की बजाय विपक्ष गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सदन से वॉकआउट करके क्या दिखाना चाहता है। यह उचित नहीं है और यह विपक्ष का रवैया आदिवासी विरोधी रवैया है। इसके साथ ही राज्यसभा से निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। जल, जंगल और जमीन के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले आदिवासी समुदाय के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का फैसला किसी सपना साकार होने से कम नहीं है। इस फैसले से न सिर्फ इस समाज की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, बल्कि ये अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर तक भेज सकेंगे और समाज की मुख्य धारा से जोड़ भी सकेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और राज्यसभा के बाद लोकसभा की बात करें तो बुधवार को लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हुई। बुधवार को ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन बिल 2023 पेश किया। वहीं डाकघर बिल 2023 पर भी चर्चा की गई, जब सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बिल में डाकघरों को सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के सेंटर के तौर पर विकसित किए जाने की योजना है। लोकसभा में बुधवार को दोपहर बाद विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हुई। सदन में डाकघर विधेयक 2023 को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व की सरकार ने डाक विभाग को कमजोर करने का काम किया था, जबकि 2014 के बाद डाक विभाग को मजबूत बनाया गया है। आज डाक विभाग केवल डाक सेवाओं को पहुंचाने का काम ही नहीं करता, बल्कि कई अहम सेवाओं के साथ बैंकिंग का जरिया भी बना है। डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, उड़ीसा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबंग गया जी, उनको बड़ी तकलीफ होती थी चलने फिरने में, 95 ईयर्स की है, बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण है जन सेवा के। इस बिल पर हुई चर्चा में सत्ता और विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। मोदी जी आने के बाद 2014 to 2023 5000 नया पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया और इसी साल 5746 पोस्टल और देश भर में खुलने जा रहा है और खुल रहा है। इस बिल के जरिए डाकघरों को सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के सेंटर के तौर पर विकसित किए जाने की योजना है। लोकसभा में बुधवार को ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन बिल 2023 भी पेश किया। I rise to move for leave
to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Amendment Act 2011, to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. गौरतलब है कि संसद में मौजूदा सत्र में खूब कामकाज हो रहा है। विधायी कामकाज में भी खासी प्रगति देखने को मिल रही है। इसके साथ ही शून्यकाल में सांसद लोक महत्व के मुद्दे भी उठा रहे हैं। विकास सारथी और शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को प्रश्नकाल चला और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। एक नजर प्रश्नकाल में हुए कामकाज पर। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9.5 सालों में रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। इस दौरान 26,000 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं और वर्तमान में हर दिन 12 से 13 किलोमीटर रेल ट्रैक बनाया जा रहा है। पिछले 9.5 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे को एक तरीके से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है और 26,000 किलोमीटर के आसपास नए ट्रैक्स बने हैं और आज जो नए ट्रैक्स बनने की गति है करीब 12-13 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। वहीं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को बताया कि मोदी सरकार 81 करोड़ लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है और इस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। निःशुल्क 81 करोड़ लोगों को उनके खाद्यान्न की जरूरत फूड ग्रेन्स केंद्र सरकार पूरी तरीके से उपलब्ध कराती है, देश भर में उपलब्ध कराती है। उधर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि सरकार के प्रयासों से 4 लाख से ज्यादा गुमशुदा बच्चों को तलाश कर उन्हें घर तक पहुंचाया गया है। वहीं अनाथ बच्चों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाया गया है। This is a resolve to ensure children who are in need of protection are serviced through this one particular mission. I'm happy to share, sir, through you with the House that one of the greatest, I think, achievements under the Prime Minister's leadership has been ensuring children who went missing are integrated back, found with their families. 4 lakh such children in Prime Minister Modi's regime till now have been brought back to their families. राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय नामांकन का अनुपात प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कुल नामांकन का 17.8% है। साथ ही छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवेदनों के नवीकरण के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसे छात्रों के रिटेंशन अनुपात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र ने आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए हाल ही में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉकों की ई-नीलामी का पहला चरण शुरू किया है, जिसमें लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, प्लेटिनम समूह के खनिज, निकल, पोटाश के ब्लॉक शामिल हैं। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने लिखित जवाब में लोकसभा को बताया है कि पीएलआई योजना के लाभार्थियों ने 7,126 करोड़ का निवेश किया है और अप्रैल-सितंबर की अवधि तक 49,825 करोड़ की संचयी बिक्री की सूचना दी है। आज देश 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के मंदिर हमारी संसद पर हुए हमले को याद कर रहा है, जिसे नाकाम कर दिया गया था, जब लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान और एक माली शामिल थे। इन शहीदों को आज देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से संसद भवन परिसर में भेंट की और उनका हालचाल जाना। बाईस साल पहले 13 दिसंबर को देश की संसद पर हमले को नाकाम करने वाले शहीदों को आज देश नमन कर रहा है।
13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के मंदिर पर हमले को नाकाम करने वाले 9 लोगों को आज संसद में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सांसदों ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों और संसद कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से संसद भवन परिसर में भेंट की और उनका हालचाल लिया। प्रधानमंत्री शहीदों के परिवार से जब मिले तो खासकर वीर से बहुत देर तक बातचीत की। वीर क्या बोला प्रधानमंत्री ने आपसे? कि आप पढ़ाई में कैसे हो, आप खेल कूद में सही हो, मार्क्स कैसे लाते हो और कौन से स्कूल में पढ़ते हो। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू करने से पहले हमले के पीड़ितों की स्मृति में मौन रखा गया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति ने उन सुरक्षा कर्मियों को नमन किया जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर कायराना हमले को विफल कर दिया। साथ ही सदन ने आतंकवाद का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को दोहराया। 22 years ago, on this day in 2001, the atrocious plan of terrorists to shake the foundation of our democracy by launching an armed attack on Indian Parliament was foiled by our brave security personnel. 9 of them laid down their life defending our Parliament. वहीं लोकसभा में स्पीकर ने संसद की रक्षा करने वाले जाबाजों को नमन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों का यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और हम आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। माननीय सदस्यगण, आज हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का स्मरण करते हैं जब कुछ आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पर हमला किया था और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करने का प्रयास किया था। आज के दिन हम उन सशस्त्र बलों को की बहादुरी को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले को विफल कर दिया था। इस अवसर पर संसद परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। 13 दिसंबर 2001 की सुबह सुरक्षा कर्मी की ड्रेस में 5 आत्मघाती पाकिस्तानी आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। हालांकि लोकतंत्र के मंदिर पर इस दृष्टतापूर्ण कार्रवाई को जाबाज सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया और सभी हमलावरों को मार गिराया था। लेकिन इस कोशिश में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, संसद की आंतरिक सुरक्षा सेवा कर्मी समेत 8 सुरक्षा कर्मी और सीपीडब्ल्यूडी कर्मी समेत 9 लोग शहीद हो गए थे। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन करता है। राजेश राज के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, दिल्ली। और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान आज 2 युवक अचानक दर्शक दीर्घा से कूद गए। जब ये घटना हुई उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इन युवकों के पास कलर स्मोक था। सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया और वहीं रंग गुलाल के साथ प्रदर्शन कर रहे 2 आरोपियों को ट्रांसपोर्ट भवन के सामने दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज की घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। इसके अलावा खबर है कि दर्शक दीर्घा पास जारी नहीं होंगे और सांसदों के निजी सहायकों की भी एंट्री नहीं होगी। और वहीं संसद में हुई घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि सदन में कूदे 2 व्यक्ति और सदन से बाहर 2 लोग पकड़े गए हैं। जल्द ही मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी सबके सामने रखी जाएगी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें
वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं। उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जो प्रारंभिक जांच आए वह दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। और अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन की, यानी COP28 की, जिसका आयोजन दुबई में किया गया और 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये सम्मेलन चला। लेकिन 12 दिसंबर को जो चर्चा हुई वो संपूर्ण नहीं हो पाई, इसीलिए ये आज की तारीख तक भी एक्सटेंड हुआ और आज इसका जो फाइनल ड्राफ्ट था वो सामने आ गया है। हालांकि जब इसका पहला ड्राफ्ट सामने आया तब बहुत से ऐसे बिंदु थे जिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी और संयुक्त राष्ट्र में जब जलवायु सम्मेलन होते हैं तो उसमें सभी देशों की सहमति जरूरी होती है, जिसके बाद उसे पारित किया जाता है, जिसके बाद तमाम देश अलग अलग पहलुओं पर अपने राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के आधार पर, अपने राष्ट्रीय योजनाओं के आधार पर आगे अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा ऐसा है जिस पर चाहे हम वित्त की बात करें या तमाम अन्य पहलुओं की बात करें, विकसित बनाम विकासशील देशों की बात करें, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिस पर सहमति बनाना अत्यंत मुश्किल होता है। लेकिन इस बार का जो COP28 है वो ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किसी सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन पर, इस पर रोक लगाने, इस कम करने के बिंदु पर सहमति बनी नजर आई। यानी पहली बार ये बिंदु इस मंच पर आगे आया और फाइनल ड्राफ्ट में भी, फाइनल डॉक्यूमेंट में भी इसे जगह दी गई। तो आइए मैं आपके सामने रखती हूं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। शुरुआत करते हैं इस बिंदु से कि COP28 का जब आयोजन शुरू हुआ तो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें इसमें शामिल किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोयला और जीवाश्म ईंधन। लेकिन इससे और एक बड़ा बिंदु जो इससे जुड़ा हुआ है, जिस पर लगातार देशों के बीच में रस्साकशी चलती रही, वो है वित्त व्यवस्था। इसी के साथ आता है तकनीक हस्तांतरण और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता। लेकिन COP28 में, जिसको हम UAE घोषणा पत्र कह रहे हैं, उसमें क्या कुछ बड़े बिंदु सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन, जिसको लेकर पहली बार ये बात सामने आई है कि जीवाश्म ईंधन पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और ये एक ऐतिहासिक सहमति के रूप में सामने आया। और जो कहा गया वो आपके सामने है, तीव्र न्याय संगत परिवर्तन के लिए जीवाश्म ईंधन युग के अंत की शुरुआत का संकेत है।
जो गहरे उत्सर्जन में कटौती और बढ़े हुए वित्त पर आधारित है। तो पहली बार देश इस बात पर सहमत हुए कि हमें जीवाश्म ईंधन को कम करना, इसे दूरी बनानी है। वैश्विक स्टॉक टेक की बात करें, क्योंकि वैश्विक स्टॉक टेक दरअसल क्या है, COP28 का दरअसल ये केंद्रीय परिणाम बताता है। जो बिंदु आए जिन पर सहमति बनी है उसको लेकर आगे प्रैक्टिकल वे आउट क्या होगा ये उसको दर्शाता है, जो कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो सीमित करने का हमारा लक्ष्य है, उसके लिए जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है 2019 की तुलना में 2030 तक 43% की कटौती इसमें आवश्यक है। तो देशों को उसी लिहाज से अपने लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना होगा। इसमें अगर हम देखें तो वित्त को लेकर जो कहा गया है घोषणा पत्र में, जो कुल संकल्प हमारे सामने आए हैं उनमें 31 देशों से 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमिटमेंट देशों की तरफ से सामने आई है। ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर भी 6 देशों ने नई फंडिंग का वादा किया है, लेकिन साथ ही अल्प विकसित देशों के कोष की बात करें, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष की बात करें या फिर पर्यावरण अनुकूलन कोष की बात करें, 8 देशों की 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई प्रतिबद्धताएं सामने आई हैं। और हम जानते हैं कि कैसे पहले ही दिन जब सम्मेलन का आरंभ हुआ तभी हानि और क्षति निधि को मंजूरी दी गई, लॉस एंड डैमेज फंड, इसको भी मंजूरी दी गई है। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि जो कमिटमेंट सामने आ रही हैं, वो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म नहीं होनी चाहिए हमारी पृथ्वी, उसके लिहाज से देखें तो जो कदम उठाए जाने हैं उनके लिहाज से बहुत कम है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है जो देश आगे आकर दे नहीं रहे हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो और जो महत्वपूर्ण घोषणा है उनमें कहा गया कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करना होगा, ऊर्जा दक्षता में भी सुधार को 2 गुना करना होगा, रफ्तार बढ़ानी होगी। 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को भी 3 गुना करना होगा। हालांकि बहुत कम देश थे जो इसके लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे थे। तेल और गैस डीकार्बनाइजेशन, 2050 तक नेट जीरो संचालन के लक्ष्य को हासिल करना होगा। साथ ही नेट जीरो ट्रांजिशन चार्टर को भी लॉन्च किया गया, जिसका मकसद एक ही है कि निजी क्षेत्र के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि वो भी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करें, इस तरीके से काम करें कि वो हमारे लक्ष्यों के साथ काम करते दिखें। कूलिंग संबंधित उत्सर्जन 2050 तक 2022 के स्तर से 68% तक कम किया जाना है। वहीं जलवायु लचीला विकास की बात हो रही है, स्वास्थ्य प्रणालियों को भी उसी लिहाज से विकास करने की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। और ये बेहद जरूरी है, खासकर अगर हम पोषण की बात करते हैं और खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, 2 ऐसे बिंदु जो विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती भी मौजूदा दौर में बन रहे हैं। वहीं भारत ने कुछ महत्वपूर्ण पहल की इस मंच पर। भारत की ग्लोबल ग्रीन पहल, प्रधानमंत्री ने ही COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की वैश्विक पहल की सह अध्यक्षता की, जिसका मकसद यही है कि हम स्वैच्छिक रूप से पृथ्वी के अनुकूल जो कार्य हैं हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकें और इसके लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हुआ है उसको भी पुनर्जीवित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे बंजर भूमि है या फिर जो नदी जलग्रहण के क्षेत्र हैं वहां वृक्षारोपण किया जाए, इसके लिए ग्रीन क्रेडिट्स की व्यवस्था हो रही है। तो इस तरीके की एक पहल जो भारत ने भी इस सेशन की सह अध्यक्षता की। वहीं एक और महत्वपूर्ण पहल लीड आईटी 2.0 यानी लीड आईटी के चरण 2 का, ये क्या है, 2024 से 2026 तक लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दरअसल भारत और स्वीडन ने 2019 में इसको लॉन्च किया था। और इसमें क्या होता है कि भारत और स्वीडन, इन दोनों देशों की सरकारों, दोनों देशों के उद्योग, दोनों देशों के प्रौद्योगिकी प्रदाता, दोनों देशों के शोधकर्ता और जो थिंक टैंक्स हैं उन्हें यह आपस में जोड़ता है। लेकिन लक्ष्य यही है कि हमें लो कार्बन टेक्नोलॉजी यानी निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी का मिलकर विकास करना है, हस्तांतरण करना है और इसी में जो अन्य देश है जिन्हें इसकी जरूरत है उन तक भी वित्त उपलब्ध कराना इत्यादि तमाम मुद्दे हमारे सामने। ये कुछ बड़े बिंदु जो हमने आपके सामने रखे, जो COP28 का UAE घोषणा पत्र सामने आया है उसको लेकर बड़े बिंदु हमने आपके सामने रखे। लेकिन इसी पर एक्सपर्ट कमेंट लेना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वैभव चतुर्वेदी, आप फेलो हैं काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के, आप UAE से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव जी, सबसे पहले ये जो जीवाश्म ईंधन को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि UAE तो खुद एक तेल उत्पादक देश है और ऐसे में उस पर बहुत जोर भी था। हम जानते हैं कि किस तरीके से जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें बहुत विरोध किया गया था कि इसमें जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने को लेकर या हटाने को लेकर कोई बात ही नहीं की गई। उसके बाद हम इस बिंदु तक पहुंच गए।
कितना बड़ा संदेश COP28 से के मंच से, तेल उत्पादक देश में आयोजित इस मंच से पूरे विश्व के लिए। जी जी, धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही बड़ा संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर उसके दो पहलू होते हैं। हम लोग जब भी नेगोशिएशंस की बात करते हैं, दो पहलू हैं। पहला तो ये कि पहली बार ये आया है इस मंच पे, संयुक्त राष्ट्र ने अपने टेक्स्ट में इसको डाला है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। उसका दूसरा पहलू है कि किस इंटेंसिटी से इसको डाला गया है, मतलब मांग क्या थी दुनिया की, और उसमें ये किस अलग अलग, जैसे हमको बहुत तेजी से घटाना है फॉसिल फ्यूल, या हमको बस शुरुआत करनी है इस पे घटाने की, तो अलग अलग तरह की जो भाषा होती है जिसका प्रयोग किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के नेगोशिएशंस में, वो भी बहुत मायने रखती है। तो जो सारे दुनिया के जो बाकी देशों के और सबका जो एक मांग थी, वो मांग थी कि जीवाश्म ईंधन आना चाहिए, वो पहली बात। और दूसरा, आना चाहिए उसके साथ काफी मजबूत भाषा होनी चाहिए कि हमको बहुत तेजी से इसको खत्म करना है। तो उसमें ऐसा हुआ है कि ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन है कि आ गई है, लेकिन उसके आसपास जो भाषा है वो बहुत मजबूत भाषा नहीं है, थोड़ी सी कमजोर भाषा का प्रयोग हुआ है। तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन आशा है कि आगे अगले कॉप्स वगैरह में इस मुद्दे पे और ज्यादा तेजी लाई जाएगी। यानी ये कह सकते हैं वैभव जी की एक शुरुआत इस दिशा में, कम से कम एक सोच की शुरुआत हुई है। लेकिन साथ ही जो तमाम अन्य प्रतिबद्धताएं हैं, हम जानते हैं कि जो घोषणा पत्र में अलग अलग बिंदु है उन पर कम ज्यादा देशों ने अपने अपने लिहाज से कमिटमेंट दिखाई है। कहां तक ये संकेत भी COP28 दे पाया है, क्योंकि बहुत से देश तो पेरिस के कमिटमेंट को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहां तक वित्त की बात करें या फिर बहुत कम विकसित देशों की बात करें या फिर आइलैंड कंट्रीज की बात करें, क्या संकल्प वास्तविकता में परिवर्तित होते नजर आएंगे? जी, ये देखिए, ये इतना आसान नहीं है जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। तो मुश्किल तो है हर देश के लिए, लेकिन हर देश एक पहल कर रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो COP28 के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये पहला ग्लोबल स्टॉक टेक कॉप था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर साल कॉप होता है, लेकिन ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक प्रोसेस को डाला गया है कि हर 5 साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2028, मतलब इस साल पहला कॉप ग्लोबल स्टॉक टेक था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2028 हम लोग हर 5 साल में एक सामूहिक मूल्यांकन करेंगे। तो और सामूहिक मूल्यांकन जो होगा वो 3 पहलुओं पे होगा। पहला, मिटिगेशन, कि हम लोग कितनी तेजी से कार्बन उत्सर्जन को रोक पा रहे हैं। दूसरा, अडेप्टेशन, मतलब जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं हम लोग कितना मजबूत हैं उसको झेलने के लिए, उसको सहने के लिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं अपने आप को, अपनी वल्नरेबिलिटी कम करने के लिए। तो वो दूसरा हो गया। तीसरा होता है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब हो गया, वित्त की आपने बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। तो ये 3 बड़े बड़े जो कैटेगरीज हैं एक तरह से, उन पे मूल्यांकन ग्लोबल स्टॉक टेक की प्रक्रिया के अंदर इस बार पहली बार किया गया है जी। तो उसी प्रक्रिया में ये कुछ इंटरेस्टिंग जो चीजें भी निकल के आई हैं, और ये तो प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहल ये, क्योंकि 5 साल पर इस बात के को फिर से इसका आकलन करना एक बड़ी बात। लेकिन अंत में संक्षेप में, भारत का दृष्टिकोण इस मंच पर कितना महत्व रखता रहा है, खासकर तब जब भारत लगातार पर्यावरण से जुड़े मसलों पर ठोस कार्यवाही के साथ काम करता नजर आता रहा है? जी जी, भारत का रोल बहुत ही अहम है। तो पहले दिन ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम लॉन्च की थी, बहुत ही पावरफुल है उसके, और हम लोग हमेशा से करते आए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत का ब्रेन चाइल्ड है, जो कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी भारत का है। सिमिलरली ग्रीन क्रेडिट अभी शुरू किया है। ये तो बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स की बात हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके बहुत चीजें खुलेंगी इनकी वजह से। तो इसके साथ साथ जो नेगोशिएशंस होते हैं उसमें भारत का बहुत ही अहम रोल होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, भारत तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग साउथ जिसको हम बोलते हैं, भारत उसकी आवाज, ग्लोबल साउथ, उसकी आवाज भारत उठाता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव लीडरशिप भारत की दिखाता है। तो हम लोग टेक्स्ट में, नेगोशिएशन में, जैसे आपने भी बताया कि जितना जो पहले जो बात हो रही थी वो टेक्स्ट चेंज होके आ गया है, वो अपडेट होता रहता है। तो वो जो चीजें बदलती हैं इस पूरे नेगोशिएशन की प्रक्रिया में, तो भारत उसमें डेवलपिंग साउथ का, ग्लोबल साउथ का पर्सपेक्टिव रख के चीजों को ये कह सकते हैं वैभव जी कि भारत बहुत सकारात्मक भूमिका अभी तक जो करता रहा है वही आगे भी कर सकता है, और एक उदाहरण भी बन सकता है विश्व के सामने। क्योंकि तथ्य तो यही है कि नवीकरणीय ऊर्जा में हम कितना ही विश्व आगे बढ़ता नजर आए, लेकिन अभी भी 80% जो हमारे ईंधन की जरूरत है वो जीवाश्म से ही संपूर्ण हो रही है। इसीलिए शायद रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, कुछ और कदम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे? गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और अब कुछ अन्य खबरें। भाजपा किसान मोर्चा ने श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में एक उल्लेखनीय खेल समारोह का आयोजन किया, जिसमें श्रीनगर में खेल संस्कृति की जीवंतता नजर आई। इस खेल महाकुंभ में कई एथलीट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कबड्डी और कराटे में अपने कौशल दिखाए। ये कार्यक्रम न केवल खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने का एक मंच साबित हुए, बल्कि इससे जमीनी स्तर पर खेलों और युवाओं के बीच सौहार्द और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा अध्यक्ष सरबित सिंह जोहल शामिल हैं। खेल समारोह के बारे में बोलते हुए राष्ट्रीय किसान मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने समग्र विकास में खेलों के इस तरह के समावेशी और आकर्षक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और भाजपा किसान मोर्चा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन पूरे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं के पोषण और प्रचार प्रसार के अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।